ईरान और यमन के बाद इजराइल पर अचानक हमास का साया फिर से मंडराने लगा है। हमास को लेकर नेतन्याहू अचानक बहुत ज्यादा प्रेशर में आ गए। नेतन्याहू ने कहा है कि हमास को पूरी तरह से खत्म करके ही वो दम लेंगे और अगर उसे बख्श दिया तो फिर ये इजराइल का सरेंडर माना जाएगा। इतनी आग, इतने धमाके, लड़ाई का सबसे बड़ा मोर्चा और युद्ध का सबसे खतरनाक हमला। गजा और बैरूत को दहलाने वाला इजराइल अचानक एक बड़ी मुसीबत में घिर गया है और इसका ऐलान खुद बेंयामीन नेतन्याहू ने किया है। नेतन्याहू ने कहा है कि इजराइल अब 7 मोर्चों पर लड़ रहा है। अब सवाल है कि नेतन्याहू के 7 फ्रंट कौन कौन से हैं? गजा में इजराइल की सेना ऑपरेशन कर रही है। हमास अब भी जिंदा है। लेबनान में इजराइल की बमबारी जारी है। सीरिया के बड़े हिस्से पर इजराइल की फौज मौजूद है। यमन से भी इजराइल पर हमले थम नहीं रहे, जबकि अमेरिका ने 2-2 कैरियर तैनात कर दिए हैं। ईरान, जो सबसे खतरनाक मोर्चा है, वहां से नेतन्याहू को बैड न्यूज मिली है और ट्रंप, जो खुद एक मोर्चा बन चुके हैं, उनमें भी इजराइल का भरोसा डगमगाने लगा है। नेतन्याहू का 7वां मोर्चा खुद इजराइल है, क्योंकि बंधकों की रिहाई को लेकर नेतन्याहू बुरी तरह घिर चुके हैं। इन सब मोर्चों में नेतन्याहू का ताजा फोकस गजा पर है, क्योंकि सेना अध्यक्ष को बदलने के बावजूद गजा में इजराइल का ऑपरेशन कामयाब साबित नहीं हो रहा। गजा के अंदर कई फ्रंट खुले हुए हैं और यहां हमास को कंट्रोल करने वाली इजराइल की पावर फेल साबित हो रही है। आखिर कहां चूक रहे हैं नेतन्याहू के कमांडर? क्यों गजा के ऑपरेशन ने नेतन्याहू के माथे पर बड़ी बड़ी और गहरी लकीरें खींच दी हैं? אם לא נשלים את השמדת היכולות הצבאיות והשלטוניות של החמאס, ה7 באוקטובר הבא והחטיפות הבאות הם רק שאלה של זמן. החמאס אומרים שהם יעשו את זה, הם מתכוונים לעשות את זה, והם עובדים לעשות את זה. गजा में जारी बहुत ही भयंकर युद्ध बढ़ने के आसार नजर आ रहे हैं। इजराइल की बमबारी की रफ्तार 10 गुना तेज होने का सिग्नल मिल चुका है। ईसाइयों के धर्मगुरु पोप फ्रांसिस, जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, उन्होंने बार बार इस युद्ध को रोकने की अपील की, लेकिन सब बेअसर साबित हुआ। Cessate il fuoco, si liberino gli ostaggi, si presti aiuto alla gente che ha fame e aspira ad un futuro di pace. पोप की अपील से न पहले युद्ध रुका है, न अब रुकने के आसार हैं, बल्कि इजराइल का ऑपरेशन एक बार फिर हमास को जड़ से खत्म करने का दावा कर रहा है और नेतन्याहू कसम खा रहे हैं कि इस बार तो छोड़ेंगे नहीं। लेकिन दुनिया के सामने जिस तरह से नेतन्याहू ने स्टेटमेंट दी, उसमें हमास को लेकर गुस्से से ज्यादा पैनिक बटन नजर आ रहा है, जो नेतन्याहू ने दबा दिया है। नेतन्याहू ने कहा है कि चाहे जो हो जाए, हमास के सामने सरेंडर नहीं करेंगे। यानी नेतन्याहू बहुत ज्यादा प्रेशर में है। חמאס דורש את סיום המלחמה והותרת שלטונו על כנו. הוא דורש גם נסיגה ישראלית מוחלטת מעזה ושיקום עזה עם הכנסת הון עתק שיאפשר לו להתחמש מחדש ולהכין שוב מתקפות עלינו. סיום המלחמה בתנאי כניעה אלה יעביר מסר לכל אויבי ישראל שבאמצעות חטיפת ישראלים ניתן להוריד את מדינת ישראל על ברכיה. गजा में तबाही की आग बुझने का नाम नहीं ले रही। इजराइल की बमबारी तेज होती जा रही है। हमास और इजराइल के बीच सीज फायर की नई कोशिश फेल होती जा रही है, क्योंकि नेतन्याहू ने साफ साफ कह दिया है कि हमास उनकी शर्तों को मानने के लिए राजी नहीं है। यही वजह है कि गजा को हर तरफ से घेरने के बाद इजराइल ने फिर से कई इलाकों पर चढ़ाई कर दी है। हमास से मिल रहे नए चैलेंज का मैसेज भी साफ है, वो ये कि हमास झुकेगा नहीं। ये बात गजा की सुरंगों से तेल अवीव के पावर सेंटर तक पहुंचा दी गई है। इजराइल और हमास के बीच जब जनवरी में सीज फायर हुआ था,
उसके बाद से हमास 30 बंधकों को रिहा कर चुका है, जबकि 8 इजरायली बंधकों के शव भी वापस किए गए हैं। हालांकि 24 बंधक अब भी हमास के कब्जे में हैं। 18 मार्च को सीज फायर टूटने के बाद से इजराइल के हमलों में 1800 फिलिस्तीनियों की मौत हुई है। इनमें 600 तो सिर्फ बच्चे हैं। बंधकों को छुड़ाने के लिए नेतन्याहू पर गजा बॉर्डर से प्रेशर डाला जा रहा है। बंधकों के रिश्तेदार इजराइल गजा बॉर्डर से डोनाल्ड ट्रंप को मैसेज दे रहे हैं कि नेतन्याहू पूरी तरह फेल साबित हुए हैं। President Trump, Netanyahu is lying to you, he's deceiving you, he's using you to stay in power on the blood of Israeli civilians and Israeli soldiers. Please, Mr. Donald Trump, sir, please make Netanyahu end this war. We want to end this war. नेतन्याहू पर दबाव सिर्फ पब्लिक ही नहीं, पूर्व सैनिक भी डाल रहे हैं और ये नेतन्याहू के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। इजरायल एयरफोर्स के करीब 1000 पूर्व वायु सैनिकों ने नेतन्याहू को चिट्ठी लिखी है। डिमांड है कि नेतन्याहू युद्ध खत्म करें। बहुत से पूर्व फाइटर पायलट चाहते हैं कि नेतन्याहू हमास के साथ युद्ध खत्म करने वाली डील करें ताकि बंधकों को वापस लाया जा सके। This is one of the goals that we set up, to say the pilots are not alone. It's not only them who thinks this way. It's a widespread opinion and you have to take it into consideration. गाजा पर इजराइल की बमबारी में सिर्फ 2 दिनों के अंदर 100 लोगों के मरने की खबर है। इन हमलों से पहले जब तक सीज फायर चला और हमास ने जब बंधक छोड़े, तब नेतन्याहू को वाहवाही मिली और लगा कि अब युद्ध हमेशा के लिए खत्म होगा। इजराइल के बंधक घर पहुंचेंगे और गाजा को दोबारा बनाने का काम शुरू हो जाएगा। लेकिन 2 महीने चले सीज फायर के बाद इजराइल ने अपनी सेना पर लगी ब्रेक को हटा दिया और तब से जारी बमबारी ने गाजा में मौत के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट है कि 7 अक्टूबर 2023 से अब तक 51,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। 1,16,000 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। इजराइल का दावा है कि मारे गए लोगों में 20,000 लोग हमास से जुड़े थे। वहीं इजराइल की रिपोर्ट है कि गजा में हुए ग्राउंड ऑपरेशन में अब तक उसके 410 सैनिकों या सुरक्षा कर्मियों की मौत हुई है। गजा में बमबारी ने पूरी दुनिया को परेशान किया है, इसमें कोई शक नहीं। इजराइल और हमास की टक्कर वर्ल्ड वॉर करा सकती है, इसमें भी कोई शक नहीं, क्योंकि फिलिस्तीन और इजराइल का मुद्दा हमेशा से पश्चिम एशिया में बारूद का ढेर कहा जाता रहा है और अब तो 19 महीने के युद्ध में इतना बारूद बरसा है कि वॉर का रिकॉर्ड रखने वालों के लिए भी अपने आंकड़े समेटना मुश्किल हो गया है। वॉटसन इंस्टीट्यूट फॉर इंटरनेशनल एंड पब्लिक अफेयर्स की रिपोर्ट है कि 7 अक्टूबर 2023 से अब तक गजा में 232 पत्रकारों की भी जान जा चुकी है। ये आंकड़े यूगोस्लाविया, वियतनाम और अफगानिस्तान में हुए युद्ध से भी ज्यादा है। यानी गजा में 550 दिनों के युद्ध में सबसे ज्यादा पत्रकार मारे जा चुके हैं। गजा के अलावा नेतन्याहू को बड़ी टेंशन ट्रंप ने दी है। परमाणु कार्यक्रम को लेकर अब तक ईरान और अमेरिका के बीच जो भी बातचीत हुई है उसमें इजराइल की कामयाबी वाला स्कोर 0 साबित हुआ है, क्योंकि ईरान अब तक मीटिंग से खुश है और इस बात ने नेतन्याहू को नया तनाव दे दिया है। לכן אני רוצה להגיד לכם גם כמה מילים על איראן. אני מחויב למנוע מאיראן נשק גרעיני. אני לא מוותר על זה, אני לא מרפה מזה, ואני לא נסוג מזה. לא מילימטר. नेतन्याहू ने ट्रंप पर भरोसा किया और ईरान को अमेरिका के हवाले छोड़ दिया। अमेरिका ने भी अपने स्टेल्थ बमबाज दिखाकर शुरू में इजराइल को खुश किया। डिएगो गार्सिया में B-2 बॉम्बर की तैनाती से नेतन्याहू को लगा कि अब तो ईरान के परमाणु ठिकानों के गिनती के दिन बचे हैं और ट्रंप अब की बार ईरान को लेकर सीरियस भी है। लेकिन ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने इटली में ये कहकर नेतन्याहू की उम्मीदों पर पानी फेर दिया कि ईरान अब तक की बातचीत से खुश है और ईरान के इस रुख ने नेतन्याहू को इस बात पर यकीन करने के लिए मजबूर कर दिया कि उनके सामने 2-3 नहीं बल्कि 7 फ्रंट है। गजा से लेकर लेबनान और सीरिया से लेकर यमन तक नेतन्याहू की फौज पर दबाव बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये सभी फ्रंट लगातार एक्टिव है। ईरान का मोर्चा जो नेतन्याहू ने ट्रंप के लिए छोड़ा था, वहां से भी इजराइल को अच्छी खबर नहीं मिल रही।
इसलिए ट्रंप से डील करना भी एक मोर्चा साबित हुआ है, जबकि गजा में मौजूद बंधकों को लेकर नेतन्याहू अपने घर में भी और ज्यादा घिरते नजर आ रहे हैं। तेल अवीव में नेतन्याहू उस कोर्ट में पहुंचे जहां उनके खिलाफ भ्रष्टाचार का केस चल रहा है। अब इसे नेतन्याहू का 8वां मोर्चा भी कहा जा सकता है। उन पर हेराफेरी, धोखाधड़ी और रिश्वत लेने का इल्जाम है। इन सब के बीच कोई शक नहीं कि नेतन्याहू की सबसे बड़ी चिंता ईरान है। ईरान को ही सेंटर में रखकर उन्होंने 7 फ्रंट का जिक्र किया है। वो ईरान को लेकर लगातार आक्रामक है और चाहते हैं कि ट्रंप का ईरान पर भरोसे का लेवल भी 0 होना चाहिए। कोई ऐसा दिन नहीं बीतता जब ईरान को लेकर अमेरिका और इजराइल के कमांडर और दोनों के अधिकारी आपस में बात नहीं करते। अमेरिका की सेंट्रल कमांड के अफसर भी इजराइल का लगातार दौरा कर रहे हैं और ये बात तेहरान में मौजूद खामनेई के कमांडर बहुत अच्छी तरह जानते हैं। امریکایی‌ها در منطقه حداقل در اطراف ایران 10 پایگاه دارن. 50,000 نفر نیرو هم دارن. یعنی در یک اتاقک شیشه‌ای نشستن. کسی که تو اتاقک شیشه‌ای هست سمت کسی سنگپرانی نمی‌کنه. गाजा से लेकर यमन और यमन से लेकर व्हाइट हाउस, साफ नजर आ रहा है कि पश्चिम एशिया में कोई बड़ा बवंडर आने वाला है। अप्रैल महीने के आखिरी दिन बड़ी तबाही के संकेत दे रहे हैं। अगले कुछ दिन अगर शांति से नहीं गुजरे तो समझ लीजिए कि मई 2025 का महीना एक बड़े युद्ध की शुरुआत कर सकता है और इसका इशारा नेतन्याहू ने साफ साफ कर दिया है।